नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा आईएएस विशेष के एग्ज़ाम को लेकर के करंट अफेयर्स के कुछ चुनिंदा चीज़ों को लेकर के यह पूरा लेक्चर फोकस रहेगा। जान लीजिए आप लोग, जिसको हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। और आज हम बात करेंगे संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रमों को लेकर के। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन या फिर ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के बारे में। यह समारोह देखिए, या यह सम्मेलन जो है, यह 2 दिवसीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन जो है 25 और 26 नवंबर 2020 को किया गया। इस बार जो है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 100वां सम्मेलन था, या फिर यूं कहिए कि इस सम्मेलन का शताब्दी वर्ष मनाया गया वर्ष 2021 में। इस सम्मेलन को पहली बार बनाया गया था 1921 में, यानी कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का प्रथम आयोजन जो हुआ था वह हुआ था वर्ष 1921 में। इस सम्मेलन समारोह के समापन सत्र को संबोधित किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और यह 80वां सम्मेलन था और इसका आयोजन किया गया था गुजरात के केवड़िया में। ठीक है, तो देखिए 2020 के लिए इस सम्मेलन की जो थीम थी वह थी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय, एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी। यह पूरी की पूरी थीम है और इस थीम को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, यह एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस बन जाता है क्योंकि इस वर्ष इसका 100वां सम्मेलन क्या कहते हैं 100वां वर्ष या शताब्दी वर्ष मनाया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नीचे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए यह सम्मेलन जो है उसमें बात की गई है राज्य के तीनों स्तंभों यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय की आवश्यकता के बारे में, अर्थात उन्हें संविधान के अनुसार निर्देशित होने का सुझाव दिया गया था। बस इतनी सी बात है, इसको आप मत ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। 100वां या शताब्दी वर्ष मनाया गया है किसका? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का। ठीक है, और इसका आयोजन, इसके 80वां सम्मेलन था इस बार, जिसका आयोजन किया गया था गुजरात के केवड़िया में, और इसके समापन सत्र यानी कि 26 नवंबर को जो सत्र आयोजित हुआ था उसको संबोधित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री आप लोग सिंपल याद रखिए, नाम नहीं पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के बारे में, जो कि 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, या फिर यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन को जो है स्वीकार किया गया था 9 दिसंबर के दिन ही। ठीक है, इसी वजह से इस सम्मेलन को 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एंटी करप्शन पर यह कन्वेंशन साइन किया गया था 9 दिसंबर को 2003 में। कब? 2003 में। यहाँ देखिए 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया गया था। ठीक है, हालांकि कन्वेंशन को अपनाया गया था 31 अक्टूबर 2003 को, लेकिन साइन कब हुआ था? 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 2003 को। इसीलिए जो है 9 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है वह इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे का आयोजन किया जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। कन्वेंशन लागू हुआ था दिसंबर 2005 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं गृह शिखर सम्मेलन के बारे में। ठीक है, 12वां गृह शिखर सम्मेलन के बारे में हमारी बात होगी। तो सबसे पहले गृह का पूरा नाम जान लीजिए। गृह का पूरा नाम है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ठीक है, गृहा हिंदी में इसका नाम जानना है तो एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, गृह का पूरा नाम है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, या फिर एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग। रेटिंग से आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी प्रकार की रेटिंग होगी है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे ना। सामान्य सी चीज़ है कि कोई वस्तु है उसकी रेटिंग के बारे में बात करता होगा यह गृह। ठीक है, आवास को यहाँ देख करके आप समझ गए होंगे कि आवास की रेटिंग के बारे में बात की जा रही होगी। अब ग्रीन का क्या मतलब है? तो आवास के ग्रीन रेटिंग के बारे में बात होगी यहाँ पर। ठीक है, कि अब आवास के ग्रीन रेटिंग से क्या मतलब है? तो देखिए, इसके अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रीन बिल्डिंग का। ठीक है, यही जान लीजिए सारी चीज़ें, वहाँ पर बाद में दिक्कत ना हो जब यह पूरा का पूरा आपको समझाया या पढ़ाया जाए। ग्रीन बिल्डिंग होता क्या है? तो ग्रीन बिल्डिंग देखिए एक संरचना और प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। किसके किसकी? संरचना और प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग, या फिर संरचना और प्रक्रिया किस प्रकार की अपनाई गई है किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए,
कि वह पर्यावरण के लिए नुकसानदेह ना हो, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए नुकसानदेह न होने के अलावा पर्यावरण के लिए लाभदायक भी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो कम से कम संसाधनों का प्रयोग, ठीक है, कम से कम, या फिर यूं कहें कि न्यूनतम संसाधनों का प्रयोग, न्यूनतम संसाधनों का प्रयोग यदि किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए किया जाता है, और ऐसा नहीं कि न्यूनतम संसाधनों का प्रयोग करने के लिए जो है बिल्डिंग को अटपटा सा बना दिया या फिर यूं ही बना दिया, नहीं, न्यूनतम संसाधनों के साथ कुशल प्रबंधन के साथ बनाई गई बिल्डिंग को मापा जाता है ग्रीन रेटिंग के तहत, या फिर उसको ग्रीन रेटिंग दी जाती है। एक अन्य चीज भी यहाँ पर आएगी जो कि है आपका UNFCCC। इसके बारे में जान लीजिए। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो UNFCCC के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं तो UNFCCC को 1992 के रियो सम्मेलन या फिर रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में पहली बार सामने ले आया गया था हस्ताक्षर के लिए, या फिर इस संधि को पहली बार लाया गया था UNFCCC संधि को वर्ष 1992 के ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। किसमें? पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, ठीक है। और इसके साथ साथ यानी कि UNFCCC के साथ साथ दो अन्य चीज़ें भी आई थी। देखिए, वह रियो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था? तो 1992 का जो रियो सम्मेलन था या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दो नामों से जाना जाता है वर्ष 1992 के सम्मेलन को, ठीक है। एक तो रियो सम्मेलन या फिर रियो पृथ्वी सम्मेलन, या फिर इसको सिर्फ कहीं कहीं आपको पृथ्वी सम्मेलन लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग, ठीक। तो दो चीज़ें आई थी इसकी, UNFCCC के अलावा दो अन्य चीज़ें आई थी। एक तो UNFCCC था, इसके अलावा दो अन्य चीज़ें भी आई थी। एक तो था UNCBD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और एक अन्य आया था UNCCD, ठीक है। UNCBD का हिंदी में नाम है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, और दूसरा UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, इसका हिंदी में नाम है मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन। ये तीनों चीज़ें एक ही साथ आई थी, UNFCCC, UNCBD और UNCCD, ठीक है। वर्ष 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई थी, और अंततोगत्वा 21 मार्च वर्ष 1994 में यह कन्वेंशन हस्ताक्षरित कर दिया गया था, ठीक है। UNFCCC की संधि जो है वह हस्ताक्षरित हो गई थी, और जिन देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे उनको पार्टी कहा गया, ठीक है। और प्रतिवर्ष जब UNFCCC का सम्मेलन या फिर यूं कहें कॉन्फ्रेंस आयोजित होता है तो उसको कहा जाता है COP। पहला COP बर्लिन में आयोजित हुआ था, COP1, उसको आप लोग ऐसे याद करते हैं, ठीक है। UNFCCC का मुख्यालय कहाँ पर है? UNFCCC का मुख्यालय है बान, जिनेवा में, ठीक है। अब जिनेवा की लोकेशन ज़रा आप लोग मैप में देख करके बताइए किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक। ये आपका काम। एक अन्य चीज़ यहाँ पर आएगी और वो होगी INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये क्या वाला है? तो ये कुछ नहीं है, एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था पर्यावरण को लेकर के, ठीक है। और उसमें बात किया गया था धीरे धीरे जो गैसें पर्यावरण को नुकसान कर रही हैं उनको कम करने के लिए। तो 2030 के लिए एक गोल बनाया गया INDC के तहत, और सभी देशों को जो भी थे उसमें शामिल उनसे कहा गया कि आप लोग अपने अपने देश का कुछ लक्ष्य बनाइए कि आप जो है वर्ष 2020 तक किस प्रकार कार्य करेंगे कि आप पर्यावरण को नुकसान करने वाली गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे, ठीक है। कुछ मानक भी थे इसके, जैसे नॉन फोजिल फ्यूल के लिए 40% तक कम करना था, और अन्य मानक थे जिसके बारे में हम अभी आगे की चीज़ों में जब यह चीज़ें हमारे सामने आएंगी, अभी तो हम गृह के बारे में बस बात कर रहे हैं ना, वो तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं तो इसलिए आपको बताया जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। एक अन्य संस्था का नाम आएगा इस गृह वाले सम्मेलन या फिर इस टॉपिक में, उस संस्था का नाम है टेरी, TERI, पूरा नाम द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंस्टीट्यूट है तो इसका मतलब यह कोई संस्थान है, रिसर्च है तो इसका मतलब यह कोई शोध संस्थान है, द एनर्जी यानी कि एनर्जी से रिलेटेड कोई रिसर्च संस्थान है, ठीक है। पूरा नाम द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट।
यह एक देखिए टेरी जो है एक एनजीओ है, एक एनजीओ है या फिर यूं कहें तो एक शोध एनजीओ अथवा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है एनजीओ के रूप में। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1974 में। इसके संस्थापक थे दरबारी एस सेठ, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या था टेरी का? तो टेरी को बनाने का उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और धारणीय विकास को प्रोत्साहन देना। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं अब इस पूरे के पूरे शिखर सम्मेलन, गृह शिखर सम्मेलन के बारे में। उम्मीद है अब आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस वर्ष आयोजित किया गया था 12वां गृह शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन वर्चुअली किया गया था। इस 12वें गृह शिखर सम्मेलन की थीम थी रिजुविनेटिंग रिजिलियंट हैबिटेट, ठीक है। और इस गृह शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के लिए जो नवीन प्रौद्योगिकी हैं और साथ ही साथ जो समस्याएं आती हैं ग्रीन बिल्डिंग को बनाने के लिए, उनके समाधानों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। इसी अवसर पर यानी कि 12वें गृह शिखर सम्मेलन के अवसर पर हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने एक शाश्वत नामक पत्रिका को जारी किया और साथ ही साथ एक बुक जिसका नाम 30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग है, इस बुक का भी विमोचन किया गया था, ठीक है। देखिए भारत की जो यह गृह है ना, भारत का अथवा या फिर यूँ कह लें कि यह जो गृह रेटिंग है एजेंसी है, इसको जो है यूएनएफसीसी के द्वारा भारत के आईएनडीसी के अंतर्गत, यानी कि मैंने कहा ना प्रत्येक राष्ट्र के लिए अलग अलग आईएनडीसी है, तो भारत के लिए इसको मान्यता प्रदान की गई है ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के रूप में यूएनएफसीसी के द्वारा। यह भारत के स्वयं की विकसित की गई है। इसका विकास किया गया है, इस गृह का विकास किया गया या फिर इस ग्रीन रेटिंग अथवा इस गृह रेटिंग का विकास किया गया है भारत के टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से, ठीक है। उद्देश्य ग्रीन बिल्डिंग के डिजाइन के लिए डिजाइन तैयार करने तथा इमारतों के ग्रीननेस का मूल्यांकन करना है इस गृह का उद्देश्य, ठीक है। इसके तहत नई इमारतें जो अभी स्थापना के चरण में हैं उनकी डिजाइन में सहायता की जाती है और साथ ही साथ उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। इसका मूल्यांकन उस बिल्डिंग के पूरे जीवन चक्र के पूर्वानुमानित प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। पूर्वानुमानित प्रदर्शन का क्या मतलब है? तो ऐसा तो नहीं बिल्डिंग गिर गई या कोलैप्स कर गई उसके बाद उसका अनुमान लगाएंगे, नहीं ना। बिल्डिंग बनाई गई है तो इसका पहले से जो अनुमान लगाया गया कि कितना ग्रीन पर्यावरण को यह कितना प्रभावी करेगी या किस प्रकार से पर्यावरण का इस पर प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों का पूर्व में ही मूल्यांकन कर लिया जाता है, ठीक है। देखिए ऐसा मूल्यांकन करने के लिए 4 मानक हैं और वे 4 मानक कैसे कैसे हैं? साइट या स्थलों का चयन और योजना, संसाधनों का संरक्षण और कुशल उपयोग, भवन संचालन और रख रखाव और साथ ही साथ नवाचार की स्थितियाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ पर मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 या फिर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, यह देखिए इसको जारी किया जाता है। अमेरिका का एक थिंक टैंक है कैटो इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ कनाडा का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है। अमेरिका के केटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है या फिर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया जाता है, ठीक है। और यह 3 आधारों पर जारी किया जाए, एक सेकंड इनको हटा दूं। देखिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक या फिर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को 3 आधारों पर जारी किया जाता है, नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर, ठीक है। इस वर्ष की रैंकिंग में कुल 162 देशों को शामिल किया गया था, ठीक है। और यह रैंकिंग थी वर्ष 2008 से लेकर के वर्ष 2018 तक के लिए, ठीक। अब देखिए इस रैंकिंग में भारत को 162 देशों की सूची में 111वां स्थान मिला, जबकि वर्ष 2019 यानी कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग रही 111वीं, जबकि 2019 में भारत की रैंकिंग थी 94वीं या फिर 94, ठीक है। बाकी अन्य देशों के बारे में जानना जरूरी नहीं, हालांकि पहला दूसरा किसका था यह जान लीजिए। इस सूची में जो है यानी कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग जो है यह पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के की सूची में सबसे अंतिम स्थान पर रहने वाला देश रहा सीरिया, ठीक। सबसे लास्ट टॉपिक आज हम बात कर लेते हैं। देखिए
मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री और साथ ही साथ हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, और हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार कहते रहते हैं मातृभाषा में शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो इसी थीम पर आधारित है यह पूरा का पूरा टॉपिक। क्या बात की गई है, तो शिक्षा मंत्री ने छात्रों को अपनी मातृभाषा में टेक्निकल शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए रोडमैप बनाने अथवा तैयार करने के लिए एक कार्यदल या फिर वर्कफोर्स या फिर एक यूँ कह लीजिए कि एक कमेटी का गठन किया है, ठीक है। सामान्य भाषा में एक कमेटी का गठन किया है जिसके अध्यक्ष हैं अमित खरे। बस इतना इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी घोषित किया है, जिसका उद्देश्य है राष्ट्रीय, शैक्षिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी भाषाओं को संरक्षण, समर्थन और बढ़ावा देना, ठीक। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने सुझाव को हमसे शेयर आप जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।